हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में। तो आइए शुरुआत करते हैं मिडिवल इंडिया सीरीज़ में अपने सेकंड लेक्चर की, द दिल्ली सल्तनत। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मिडिवल इंडिया का जो शुरुआत का टाइम पीरियड था उसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में, जिसकी वजह से लाइफ के हर एस्पेक्ट में चेंज आ रहा था, राइट। तो दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है उसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करना चाहूँगी। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि उस समय इस्लाम एक ऐसा रिलीजन था जो दुनिया में अपने पैर पसार रहा था। ठीक है, जो अरब ट्रेडर्स हुआ करते थे वो अलग अलग कंटिनेंट में जा रहे थे ट्रेड करने के लिए, वहीं पर रह जाते थे। ठीक है, इंडिया में भी जो इंडिया के ट्रेडर्स थे वो अलग अलग जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जा रहे थे, वहाँ पर रह रहे थे। आप देख सकते हैं जो साउथ ईस्ट में जो कुछ आइलैंड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आज भी इंडिया की जो कल्चर है उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर जो पांड्या हमारी डायनेस्टी थी वहाँ से ट्रेडर्स जाया करते थे और वो वहीं बस गए। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रेड भी डेवलप हो रहा था उस समय, राइट। और एक व्यवस्था या आप ये कह सकते हैं एक सिस्टम जिसको फ्यूडलिज्म हिंदी में हम बोलते हैं, सामंतवाद, इसका उदय हो चुका था यूरोप में भी और इंडिया में भी, राइट। देखिए फ्रेंड्स, एंशियंट इंडिया में, एंशियंट हिस्ट्री में क्या हुआ करता था कि जो भी किंग्स वगैरह हुआ करते थे, अगर वो किसी से अपना काम कराते थे तो जो उनको पे करते थे वो या तो बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था या फिर बाद में सिक्के चल गए उनके थ्रू होता था। लेकिन अब क्या होने लगा कि जो किंग्स हुआ करते थे वो अपनी सेवा के बदले लैंड ग्रांट दे दिया करते थे, मतलब ज़मीन दे दिया करते थे। ठीक है, तो एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ समाज में जिसके पास ज़मीन हुआ करती थी, जिनको हम जमींदार फिर कहने लगे। ठीक है, अब ये जो जमींदार होते थे ये अपनी ज़मीन पर खुद खेती ना करके लेबरर्स से खेती कराया करते थे। ठीक है, जिसको यूरोप में बोलते थे सर्फ्स, SERFS करके होता है। ठीक है, और इंडिया में उन्हें हम किसान के नाम से या आप कह सकते हैं मजदूर के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो इस व्यवस्था का उदय हुआ, राइट। और अगर हम बात करें एजुकेशन की तो देखिए अब क्या था, अब जो एजुकेशन का लेवल था जो एंशियंट टाइम में इंडिया ने मेंटेन किया हुआ था वो धीरे धीरे गिर रहा था, राइट। सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास गहरे होते जा रहे थे। ठीक है, कोई भी ज़्यादा आप ये कह सकते हैं साइंस में या फिर आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में कोई तरक्की नहीं हो रही थी। चीज़ें जैसी थी वैसी ही चलती जा रही थी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हालात थे जिन हालातों में पहला मुस्लिम इन्वेजन हुआ इंडिया में। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, राइट। 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है, पहला सफल मुस्लिम इन्वेजन हुआ। फिर उसके बाद अगर हम बात करें टर्क इन्वेजन की, ठीक है, फर्स्ट टर्क इन्वेजन। टर्क कौन थे? एक्चुअली ये कुछ ट्राइब्स थे जो आप ये कह सकते हैं जो टर्की वाला प्लेटू है इस पर रहा करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्क इन्वेजन हुआ इंडिया में किसका? महमूद गजनबी का, राइट। अब ये जो महमूद गजनबी था ना, ये एक्चुअली एक जो आपका अफगानिस्तान वाला एरिया है ना, वहाँ पर एक गजनी किंगडम थी जिसको एस्टेब्लिश किया था अल्पतगीन ने। ठीक है, इस किंगडम के अंदर या इस गजनी डायनेस्टी के अंदर एक बाद में रूलर हुआ महमूद गजनबी। ठीक है, ये एक्चुअली अपने जो इसकी टेरिटरी थी उसको एक्सटेंड करना चाहता था। ठीक है, उसके लिए इसको आर्मी चाहिए थी। ठीक है, आर्मी के लिए इसको मनी चाहिए थी और मनी के लिए इसने क्या किया कि आसपास की जो रिच कंट्रीज थी उनको इसने लूटना शुरू किया। ठीक है, तो इसने इंडिया पर भी 17 टाइम्स रेड किया। ठीक है, इसका टाइम पीरियड महमूद गजनवी का था 998 से 1030 AD। ठीक है, अच्छा, इस डायनेस्टी को गजनी या फिर यामिनी डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, इंडिया में पहली जो रेड थी वो 1000 AD में हुई और 17th जो रेड थी वो सोमनाथ टेम्पल पर हुई गुजरात में 1025 AD में। ओके, देखिए इसका एक ये एक्चुअली लवर था आर्ट और कल्चर का, तो ये बहुत सारे पोइट्स थे, उनको पैट्रोनेज भी दिया करता था। उन्हीं में एक पोइट थे, पर्सियन पोइट थे फिरदौसी।
ठीक है, ये महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। इन्होंने इनके ऊपर एक बुक लिखी है शाहनामा। ओके, इसी तरह से कोर्ट पोइट थे इनके उतबी। इन्होंने एक बुक लिखी है किताब यामिनी या फिर तारीख यामिनी। ओके, और एक और राइटर थे अलबरूनी। ये एक्चुअली में बहुत विद्वान थे। ठीक है, ही वॉज अ सेंट्रल एशियन स्कॉलर। ये ना केवल लिखते थे बल्कि इन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान था ज्योतिषी का भी। आप ये कह सकते हैं कि खगोल विज्ञान के भी ये ज्ञाता थे, चिकित्सक भी थे। ठीक है, ये इंडिया आए किसके साथ? महमूद गजनबी के साथ में। और इन्होंने इंडिया के ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम है तहकीक हिंद। राइट, इसको इन्होंने अरब लैंग्वेज में लिखा। ओके, अब देखिए सेकेंड टर्क इन्वेजन जो हुआ इंडिया पर, दैट वाज फ्रॉम मोहम्मद गोरी। ठीक है, एक और डायनेस्टी थी, गुड डायनेस्टी, ये एस्टैब्लिश हुई अफगानिस्तान वाले एरिया में। ठीक है, टाइम पीरियड इनका रहा है 1173 से 1206 एडी। राइट, ये भी अपनी जो किंगडम थी उसको एक्सटेंड करना चाहते थे। देखिए, महमूद गजनबी को चाहिए था धन, राइट, और मोहम्मद गोरी चाहते थे अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करना। ठीक है, तो इन्होंने 1175 एडी में मुल्तान पर अटैक किया और 1176 एडी में सिंध तक का एरिया इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, जब ये और आगे बढ़ने की तैयारी में थे उसी समय इंडिया में जो आपका भटिंडा वाला एरिया है ना, वहाँ पर एक रूलर थे, क्या नाम था? पृथ्वीराज थ्री, जिनको आप हिस्ट्री में पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो भी अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, तो दोनों में वार तो होना ही था, है ना। तो 1191 एडी में फर्स्ट बैटल हुई, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट कर दिया मोहम्मद गोरी को। राइट, 1192 एडी में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी, और इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया और उसके बाद इनको मार दिया गया। एक और बैटल मोहम्मद गोरी ने लड़ी 1194 एडी में। ठीक है, जिसको हम बैटल ऑफ चंदावार के नाम से जानते हैं। राइट, किसके बीच में हुई? मोहम्मद गोरी और जयचंद, ये गढ़वाल किंग थे, इनके बीच में। ठीक है, ये जो चंदावार है ना, ये आज की डेट में यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है फर्रुखाबाद, उसके आसपास या उसके अंदर एक जगह है। ठीक है, यहाँ पर ये युद्ध हुआ था, इसमें जयचंद को हरा दिया गया और मार दिया गया। ठीक है, और बैटल ऑफ चंदावार के बाद ही ये कहा जाता है कि टर्किश रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हो गया। राइट, अब देखिए, मैंने आपको बताया अभी कि जो एक प्रथा थी फ्यूडलिज्म, जिसमें क्या करते थे कि जो भी उनकी सर्विस में रहते थे किंग्स की, उनको उनकी सर्विस के बदले लैंड ग्रांट दिया करते थे, है ना। तो ये जो रूलर हुआ करते थे ना, जैसे अभी ये आपका मोहम्मद गोरी है, ये अपनी जो टेरिटरी जीतते थे उसमें कोई ना कोई ये बंदा रख देते थे जो इनका लॉयल हुआ करता था। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी ने जो इन्होंने टेरिटरी इंडिया में जीती थी उसमें अपना एक गवर्नर छोड़ दिया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को एक्चुअली इन्होंने खरीदा था। ठीक है, उस समय में स्लेव्स का ट्रेड हुआ करता था। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी को कहा जाता है फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। ओके, अब इसके बाद में ये जो दिल्ली को जीता था, दिल्ली वाले एरिया को जीता था मोहम्मद गोरी ने, और उसके बाद में जो भी डायनेस्टीज़ आई, आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिली, है ना। तो इस पीरियड को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पीरियड रहा है 1206 से 1526 एडी। ओके, इस पीरियड में दिल्ली में 5 डायनेस्टीज़ का रूल हुआ। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का पीरियड रहा 1206 से 1290 एडी, जिसको आप गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। फिर खिलजी वंश का पीरियड रहा 1290 से 1320 एडी। फिर तुगलक वंश का रूल रहा 1320 से 1414 एडी। उसके बाद सैयद डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई 1414 से 1451 एडी, और फिर लोदी डायनेस्टी। ठीक है, 1451 से 1526 एडी। देखिए, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये भी पूछा जाएगा कि इनको
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, जिस ऑर्डर में इन्होंने रूल किया है इंडिया में उस ऑर्डर में इनको लगाइए। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाएगा कि कौन सी डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा रूल किया सबसे लंबे टाइम पीरियड तक, तो कौन सी डायनेस्टी ने किया? तुगलकास ने। राइट। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, जिसको आप गुलाम वंश कहते हैं। तो गुलाम वंश देखिए, जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है, 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को आप कह सकते हैं यहाँ का रूलर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो 1206 से 1210 टाइम पीरियड रहा कुतुबुद्दीन ऐबक का। और देखिए इनके बारे में कुछ खास बातें, जैसे इनको लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा उदार थे। ठीक है, इनको कुरान ख्वा भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना अपने बचपन से ही कुरान का पाठ बड़े अच्छे तरीके से किया करते थे। राइट। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो कैपिटल थी वो लाहौर में बनाई। ओके, इन्होंने 2 मॉस्क भी बनाई। एक तो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है, ये दिल्ली में है। राइट। दूसरी 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में है। ठीक है, इन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन शुरुआत की। ठीक है, और जो कुतुब मीनार था ये कंप्लीट किया किसने? इल्तुतमिश ने। ओके, और इसकी 4th और 5th जो मंजिल थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन में ये बताओ इनमें से कौन से रूलर का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। ठीक है, तो कुतुब मीनार को बनाने में कितने रूलर इन्वॉल्व थे? तो आप ये कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्होंने बहुत सारे राइटर्स को पैट्रोनाइज किया था। जैसे कि उनमें से एक थे हसन उन निजामी, जिन्होंने बुक लिखी है ताजुल मसीर। ठीक है, एक थे ऐसे ही फ़खरुद्दीन, इन्होंने बुक लिखी है तारीख़ मुबारक शाही। ये डायरेक्टली बुक्स और राइटर्स के नेम मैच करने को आ जाते हैं। तो 1210 में चौगन का खेल खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक अपने घोड़े से गिर गए थे और इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, उसके बाद जो राजा बने वो थे इल्तुतमिश, मतलब दिल्ली के जो सुल्तान बने। ठीक है, इनका टाइम पीरियड रहा 1211 से 1236 एडी, और इन्होंने जो कैपिटल थी अपनी उसको लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र कर लिया था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, इल्तुतमिश ने अपने आप को आप ये कह सकते हैं रूलर डिक्लेयर करवाया था। किससे? उस समय जो खलीफा थे। ठीक है, जो मुस्लिम्स में जो आप ये कह सकते हैं हेड जो माने जाते हैं, जो बल्कि उत्तराधिकारी माने जाते हैं मोहम्मद पैगंबर के। ठीक है, तो उनसे इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर करवाया था सुल्तान। राइट। इल्तुतमिश को शुरुआत से ही कुछ प्रॉब्लम्स घेरे हुए थी, जैसे कि नोबल्स। अब ये नोबल्स कौन होते हैं? देखिए ये नोबल्स जो होते थे उस समय बड़े पावरफुल लोग हुआ करते थे। ठीक है, एक्चुअली ये आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरह समझ सकते हैं। ये जो सुल्तान होता था उसको सलाह देते थे मैटर्स पर, और जितनी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे उनको हेड भी किया करते थे। राइट। और मैक्सिमम इनमें से जो आपका मुस्लिम जो रिलीजन है इसी से थे। ठीक है, जो ये एक्चुअली में इनको जो पद दिया जाता था, या आप ये कह सकते हैं इनको जो सैलरीज दी जाती थी वो ज़मीन के रूप में दी जाती थी। तो इनमें आपस में ही होड़ रहती थी। ये आपस में भी एक दूसरे से जेलस रहते थे कि मेरे जो कॉम्पिटिटर है या मेरे जैसा जो दूसरा नोबल है उसको मेरे से ज़्यादा ना मिल जाए। तो इनमें आपस में लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है, तो दूसरा जो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक बने हुए थे वो लोकल रूलर्स थे। राइट। और तीसरे, उस समय मंगोल की एक ट्राइब थे, ये आप ये कह सकते हैं चंगेज़ खान, ये भी अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करने में लगे हुए थे। तो जो चंगेज़ खान ने पहला जो अटैक किया था वो इंडिया में इल्तुतमिश के टाइम पे किया था। हालांकि इल्तुतमिश ने इसको कंट्रोल कर लिया था। कैसे? ये चंगेज़ खान जो थे वो किसी का पीछा कर रहे थे। ठीक है, कोई ख्वारिज़ खान करके कुछ ऐसे ही है, का पीछा कर रहे थे, तो उनको इन्होंने शरण नहीं दी थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो इसलिए चंगेज़ खान ने फिर आप कह सकते हैं चंगेज़ खान से इन्होंने इंडिया को बचा लिया था। राइट। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक ग्रुप बनाया था 40 नोबल्स का, जिसको बोलते थे तुर्कान चहलगानी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अपनी जितनी भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट थे, वो अपने जो 40 जो वफादार नोबल्स थे उनको दे दिए थे।
ठीक है। इन्होंने इक्ता सिस्टम एस्टेब्लिश किया था। इक्ता सिस्टम क्या होता था बेसिकली, फिर वही लैंड ग्रांट वाला, कि जो इनके आप ये कह सकते हैं जो भी इनके गवर्नर होते थे या जो मेन इनके बंदे होते थे, उनको ये दूर दूर जो इनकी लैंड होती थी उसको दे दिया करते थे। उस लैंड का जो रेवेन्यू था वो ही बंदा कलेक्ट किया करता था, जिसको एक गवर्नर बनाते थे या इक्तेदार कह सकते हैं आप। ठीक है, उस रेवेन्यू को वो बंदा ही इन्हें देता था। ठीक है, तो इक्ता सिस्टम इन्होंने एस्टेब्लिश किया इल्तुतमिश ने, और इन्होंने कॉइन्स चलाए, सिल्वर का कॉइन जिसको टंका बोलते थे और जीतल बोलते थे कॉपर के कॉइन को। ठीक है, इसके साथ ही साथ इन्होंने रॉयल कैनोपी का प्रिविलेज एस्टेब्लिश किया, मतलब राजा के ऊपर जो छत्र लगता है ना, वो चीज़ इन्होंने एस्टेब्लिश की। और इन्होंने ये भी कहा कि जो सुल्तान है ना उसका नाम गाया जाना चाहिए जो फ्राइडे की प्रेयर्स होती है उसमें। ठीक है, इन्होंने एक राइटर थे मिनहास उस सिराज, उसको पैट्रोनाइज किया, जिन्होंने बुक लिखी है तबकाते नासिरी। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद इनके बेटे थे रुकनुद्दीन, उनको रूलर बनाया गया, उनको सुल्तान बनाया गया, राइट, जिनको डिपोज कर दिया रजिया बेगम, रजिया सुल्ताना ने। ठीक है, एक्चुअली रजिया सुल्ताना इन्हीं की इल्तुतमिश की बेटी थी, और इल्तुतमिश रजिया को ही नॉमिनेट किया था इल्तुतमिश ने अपने बाद सुल्तान बनने के लिए। ठीक है, तो रुकनुद्दीन के बाद रजिया बनी। रजिया का टाइम पीरियड 1236 से 1240 रहा, राइट। ये पहली वुमेन रूलर हुई हैं। ठीक है, और जो रजिया सुल्ताना थी ये एक्चुअली इन्होंने जो आप ये कह सकते हैं जो रूल्स होते थे उस समय लेडीज़ के लिए, उनको ब्रेक कर दिया था, और ये दरबार में बैठती थी ओपनली। तो ये चीज़ जो उस समय उलेमास थे, उलेमास कौन होते हैं, जो मुस्लिम आप ये कह सकते हैं मुस्लिम धर्मगुरु, ठीक है, नोबल्स थे, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने साजिशें करके रजिया सुल्ताना को जो है ना मरवा दिया था। ठीक है, और कैथल हरियाणा में एक जगह है, वहाँ पर इनकी मौत हुई थी। इनके बाद जो रूलर बने कुछ टाइम के लिए वो थे बहराम शाह। ठीक है, ये एक और बेटे थे इल्तुतमिश के, 1240 से 1242 इनका पीरियड रहा। ठीक है, उसके बाद मसूद शाह रूलर बने, और उसके बाद नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, 1246 से 1286 नसरुद्दीन महमूद बने 1246 से 1266 एडी के लिए। ठीक है, इनके बाद जो दिल्ली के सुल्तान बने वो थे बलबन। टाइम पीरियड रहा 1266 से 1287 एडी। ठीक है, ये बलबन जो थे ये सक्सेसफुल रहे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो इल्तुतमिश को हुआ करती थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो नोबल्स की पावर थी उनको ब्रेक कर दिया। ठीक है, जो ये 40 नोबल्स जो इनका क्या आप कह सकते हैं 40 जो नोबल्स का ग्रुप बनाया था इल्तुतमिश ने, इनकी भी पावर को ब्रेक कर दिया था बलबन ने। ठीक है, एक्चुअली बलबन किसी ज़माने में खुद नोबल रहा करते थे, तो इन्हें पता था कि ये नोबल जो होते हैं ये किस तरह से राज्य को खोखला कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अलग से मिलिट्री डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया जिसको बोलते थे दीवाने अर्ज। ठीक है, एक्चुअली में ये अपना आप कह सकते हैं साम्राज्य को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ करना चाहते थे, जिसके लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की ज़रूरत होती थी। ठीक है, तो इन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया दीवाने अर्ज, और स्पाई सिस्टम जो जासूसी जो तंत्र था उसको इन्होंने मजबूत किया। ठीक है, ये मानते थे कि जो राजा होता है ना वो गॉड के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। ठीक है, मतलब गॉड के बाद अगर दूसरा प्लेस किसी का है तो वो राजा का है। इन्होंने अपने आप को टाइटल भी दिया ज़िल्ले इलाही करके, राइट। इन्होंने कुछ पर्सिया में उस समय कुछ प्रैक्टिसेस हुआ करती थी उनको भी अडॉप्ट किया, जैसे सिजदा, मतलब कोई भी अगर सुल्तान के सामने आता है तो वो सिर झुकाकर राजा को आप ये कह सकते हैं सैल्यूट करेगा। ठीक है, पैबोस मतलब जब राजा के पास आएगा तो उनके पैरों को चूमेगा। और ये एक नवरोज का त्यौहार होता था पर्सिया में, इसको भी इन्होंने आप ये कह सकते हैं सेलिब्रेट करना शुरू किया। ठीक है, तो बलबन के बाद जो रूलर हुए वो थे कैकुबात। ठीक है, 1287 से 1290। उसके बाद इनको किल्ड कर दिया गया, किसके द्वारा, खिलजी फैमिली के द्वारा, और एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई, खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, टाइम पीरियड रहा 1290 से 1320 एडी। किसके द्वारा एस्टेब्लिश हुई, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, जिनका खुद का टाइम पीरियड था 1290 से 1296, जिनको मार दिया गया था इन्हीं के आप ये कह सकते हैं कि जो इनके भतीजे भी लगते थे और सन इन लॉ भी लगते थे, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी नेक्स्ट रूलर हुए इस डायनेस्टी के। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी भी कहा जाता है, मतलब कि दूसरे अलेक्जेंडर, द्वितीय अलेक्जेंडर।
ठीक है। 1296 से 1316 एडी इनका टाइम पीरियड रहा। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक्चुअली सेपरेट किया रिलीजन को पॉलिटिक्स से। ठीक है। और इन्होंने ये एक लाइन बोला करते थे कि किंगशिप नोज नो किनशिप। ठीक है। मतलब राजा जो है, राजा का कोई संबंध नहीं होता किनशिप से। ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बने, राजा वो बनेगा जिसके अंदर दम हो, है ना। अच्छा, ये पूरी इस दुनिया को जीतना चाहते थे, इसलिए इनको आर्मी की ज़रूरत थी। तो इन्होंने आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो मनी को बढ़ाने के लिए, अपना रिवेन्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, देखिए। इन्होंने टैक्स को बढ़ाया। जो रिवेन्यू होता था लैंड से, उसको बढ़ाया। तकरीबन 50% ऑफ प्रोड्यूस इन्होंने कर दिया था इसको। ठीक है। इन्होंने कॉस्ट जो थी सामान की, उसको फिक्स किया ताकि किसी भी चीज़ की आप ये कह सकते हैं ब्लैक मार्केटिंग ना हो और सामान सस्ता रहे। ठीक है। इन्होंने 3 मार्केट्स एस्टेब्लिश की दिल्ली में, राइट। और मार्केट को कंट्रोल करने के लिए शाहाना नाम की एक पोस्ट, शाहाना नाम से एक ऑफिसर इन्होंने नियुक्त किया। ठीक है। टू कंट्रोल एंड मेंटेन मार्केट्स। ओके। इन्होंने आप ये कह सकते हैं कि 2 और पोस्ट क्रिएट की, दीवाने रियासत और शाहानाए मंडी, ताकि मार्केट पर चेक रहे, मार्केट में किसी चीज़ का प्राइस ना बढ़े, मार्केट में किसी तरह की लीकेज ना हो। ठीक है। एक उस समय ओपन मार्केट हुआ करती थी गुड्स के लिए, जिसको बोलते थे साराए अदल। ठीक है। 4 ऑर्डिनेंसेस इन्होंने आप ये कह सकते हैं इशू किए ताकि नोबल्स की पावर कंट्रोल रहे। वो ऑर्डिनेंसेस क्या थे, देखिए। पहला तो इन्होंने जो लैंड ग्रांट्स होती थी ना, उसको बैन कर दिया। इन्होंने कहा जो नोबल्स है ना, इनको सैलरी मनी में दी जाए। ठीक है। दूसरा, इन्होंने जो स्पाई सिस्टम था, जासूसी जो तंत्र था, उसको रीऑर्गेनाइज किया। तीसरा, इन्होंने वाइन का जो यूज़ था उसको प्रोहिबिट कर दिया। और चौथा, इन्होंने जो सोशल गैदरिंग हुआ करती थी नोबल्स की, उनको प्रोहिबिट कर दिया। इन्होंने ये कहा कि जो मैरिजेज वगैरह है ना, उनमें जो इंटरकास्ट या आप ये कह सकते हैं जो इनमें मैरिजेज होती थी नोबल्स में, दे वर नॉट अलाउड विदाउट द परमिशन ऑफ सुल्तान। ठीक है। अब बात करते हैं इनकी जो इन्होंने विक्ट्रीज ली। देखिए, इन्होंने जो टेरिटरी जीती, इन्होंने सबसे पहले गुजरात पर अटैक किया, वहाँ 1298 में उसको जीता। रणथंबोर 1301 में, जो आपके थे राजा रतन सिंह, आपने पद्मावत मूवी देखी हो तो। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने जो आमिर खुसरो थे वो इनके कोर्ट पोइट हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी के, तो आमिर खुसरो साथ थे इनकी। तो आमिर खुसरो ने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से जो रानियाँ थी उन्होंने जौहर परफॉर्म किया था। ठीक है। 1303 में मेवाड़ को इन्होंने विजिट किया और 1305 में मालवा को। ठीक है। उसके बाद अच्छा, जब इन्होंने गुजरात को विजिट किया था तो गुजरात से इन्होंने एक स्लेव को खरीदा था जिसका नाम था मलिक काफूर। ठीक है। 1000 दिनार दिए थे अलाउद्दीन खिलजी ने इनको खरीदने के लिए, राइट। तो इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी बोला जाता है। तो मलिक काफूर को इन्होंने भेजा क्या करने के लिए, जो डेक्कन वाला एरिया है उसमें विजय, उसमें टेरिटरी को जीतने के लिए। ठीक है। तो मलिक काफूर ने सबसे पहले देवगिरी को जीता, फिर वारंगल, फिर द्वार समुद्र और फिर मदुरई। ओके। ठीक है। आमिर खुसरो ने ये जो विजय करी हैं इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इन जो इनकी विजय हैं उनको डिस्क्राइब किया है, एक बुक लिखी है उन्होंने, खजानुल फुतूह। इसके अंदर अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शंस की, तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई फोर्ट को बनवाया, अलाई दरवाज़ा बनवाया, पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स इन्होंने बनवाया। ठीक है। जिसको 1000 सुतून भी बोलते हैं। आमिर खुसरो इनके कोर्ट पोइट रहे हैं। उन्होंने बुक लिखी नुहू सिफिर और लैला मजनू। ठीक है। और एक अभी मैंने आपको बताई खजानुल फुतूह। ओके। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो रूलर बने वो थे मुबारक खान। 1316 से 1320 एडी इनका टाइम पीरियड रहा। एक्चुअली में क्या था, अलाउद्दीन खिलजी के बाद इनकी मृत्यु के बाद में कुछ टाइम के लिए आप ये कह सकते हैं मलिक काफूर के हाथ में जो थ्रोन था वो आ गया था, और मलिक काफूर ने इनके बेटा था इनका सिहाबुद्दीन, उसको नॉमिनेट कर दिया था। ठीक है। और इनका बड़ा बेटा था मुबारक खान, तो मलिक काफूर ने मुबारक खान को जेल में डलवा दिया था। अब जब ये आपका जो ये था आपका मलिक काफूर, इसकी मृत्यु के बाद में मुबारक खान को रिलीज़ कर दिया गया। ठीक है। और उसके बाद में मुबारक खान राजा बना। अब मुबारक खान एक्चुअली इसका जो लाइफ स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा खर्चीला था, ये पूरा भोग कर रहा था जो उस समय ऐश्वर्य था उसको। ठीक है। तो ये बहुत लंबे टाइम तक रूल कर नहीं पाया।
तो इसने क्या किया, इसने जो अथॉरिटी थी उसको दे दिया, किसको, मुबारक हसन को। ठीक है, देखिए समझिए बातों को, ये मुबारक खान था, ये मुबारक हसन है। मुबारक हसन को टाइटल दिया गया खुसरो खान का। ठीक है, और खुसरो खान ने मौका मिलते ही अपने आप को रूलर बना दिया। ठीक है, 1320 में। लेकिन जो खुसरो खान थे, इनका मर्डर कर दिया गया गाजी मलिक के द्वारा, और एक नई डायनेस्टी का उदय होता है। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि जब आप ये लेक्चर सुने तो अपने पास एटलस लेकर बैठें। ठीक है, और थोड़ा सा नज़र डालते रहें कि कौन से रूलर के अंदर कितनी टेरिटरी हुआ करती थी। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में आसान रहेगा और आप एक लिंक एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। कल मिलते हैं 7:30 बजे। थैंक यू।